नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 1.5 साल पहले जब पेरिस में दुनिया भर के मुल्क इकट्ठा हुए थे तो बड़ी उम्मीदें जगी थी। पहली बार यह लगा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरी दुनिया एकजुट खड़ी है। बड़ा समझौता हुआ, सारे देशों ने यह भरोसा दिया कि वो कार्बन में कटौती करेंगे। इनमें भारत भी शामिल था, चीन भी शामिल था, ब्रिटेन भी था और जाहिर तौर पर अमेरिका की भी हामी थी। बराक ओबामा उस वक्त वहां के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कार्बन में कटौती को लेकर कुछ नीतियां बनाई। इन नीतियों में कोयला प्लांट से लेकर खनन पट्टा तक शामिल थे। इनके लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ पावर प्लांट्स बंद करने का भी फैसला लिया गया। लेकिन फिर निजाम बदला, सत्ता बदली और डोनाल्ड ट्रंप आए। ट्रंप ने अभी ताजा फैसले में ओबामा की उन तमाम नीतियों को पलट दिया है। इनके फैसले में घरेलू ऊर्जा जरूरतों के हवालों के अलावा तमाम दलीलें दी गई हैं, जिसमें रोजगार शामिल है, व्यवसाय शामिल है। लेकिन दुनिया भर में इस नीति को लेकर लोगों की शंकाएं बढ़ गई हैं। विशेष में आज हम ट्रंप की इसी नीति पर बात करेंगे और बताएंगे क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए कार्बन कटौती, और पेरिस सम्मेलन के बाद इस वक्त दुनिया कहां खड़ी है जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हां, अमेरिका ने ओबामा प्रशासन के दौरान तय हुई पर्यावरण नीतियां रद्द कर दी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का दुनिया भर में विरोध भी शुरू हो गया है। पर्यावरणविद इसे खतरनाक मान रहे हैं और अदालत में जाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन व्हाइट हाउस ने जल्द ही नई नीति लाने का भरोसा भी दिलाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा शासन के वक्त की जलवायु परिवर्तन नीतियों को खत्म करने वाले कार्यकारी आदेश पर मंगलवार को हस्ताक्षर कर दिए। ट्रंप के मुताबिक इस कदम से वो अमेरिकी ऊर्जा पर लगे प्रतिबंधों, सरकारी रोक-टोक और नौकरियां खत्म करने वाली नीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने इस कदम से कोयला उद्योग से जुड़े लोगों को चुनाव अभियान के दौरान किया अपना वादा पूरा किया है। हालांकि ट्रंप के इस फैसले पर तुरंत विरोध भी शुरू हो गया। So are you with us? Yeah! Are you ready to fight? Yeah! बुधवार को सैकड़ों जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं ने व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इस फैसले से पर्यावरण को नुकसान होगा। With today's executive order, it makes it clear that the EPA has been sold off to the highest bidder. Dirty fossil fuel industries who care more about profit than advancing clean energy and protecting human health. Carbon pollution. वहीं अमेरिका के पर्यावरणविद डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को गलत मान रहे हैं। अर्थ जस्टिस समेत पर्यावरण के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ अदालत जाने की बात भी कही है। This is not going to be a quick win for him. There's no way it can be. And so there's a long road ahead and a lot of bumps in that road for President Trump and his administration. ट्रंप ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का दौरा करने के बाद इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने एजेंसी के बजट को भी 1/3 घटा दिया था। वो अपने चुनावी अभियान में भी 197 देशों के हस्ताक्षर वाले पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से अमेरिका को अलग करने की बात कहते आए थे। ओबामा शासन के दौरान हुए पेरिस समझौते के तहत अमेरिका के सभी राज्यों में कार्बन उत्सर्जन की सीमा को घटाने पर सहमति जताई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आपको दिखाते हैं सबसे जरूरी मसला कि आखिरकार बराक ओबामा की वो कौन सी नीतियां थी जिन्हें ट्रंप ने रद्द कर दिया। दरअसल ओबामा ने बढ़ते वैश्विक तापमान से लेकर कार्बन उत्सर्जन घटाने और कोयला आधारित उद्योगों पर लगाम कसने समेत कई बड़े कदमों को अपने शासनकाल में मंजूरी दी। ट्रंप के मुताबिक इन फैसलों से लाखों अमेरिकियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और इससे अमेरिका के व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ा।
अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी ईपीए के मुख्यालय में राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे ही इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जलवायु परिवर्तन पर ओबामा प्रशासन की तमाम कवायदें हाशिए पर चली गईं। इनमें कई ऐसी नीतियां हैं जो बराक ओबामा ने उद्योग जगत की कई आलोचनाओं और चिंताओं को दरकिनार कर लागू की थी। ट्रंप के मुताबिक ओबामा की ये नीतियां अमेरिकी व्यापार और नौकरियों के लिए खतरा बन चुकी थीं। मेन वजह आ रहा है वो यही है कि वो लोग अपने डोमेस्टिक एनर्जी रिसोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई करना चाहते हैं। कोल वहाँ पे काफ़ी अवेलेबल है, तो उस रिसोर्स को यूटिलाइज़ करेंगे। जो कोल माइनिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ये उनका मानना है। लेकिन इसके साथ ही जो एक मोमेंटम बना था पेरिस एग्रीमेंट के बाद, हर देश क्लाइमेट एमिशंस को रोकने के लिए अपने प्रयास करेंगे। अब वो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना था पेरिस के बाद, लेकिन ये जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन है, इससे उस पर ज़रूर असर पड़ेगा। दरअसल ट्रंप के इस फैसले से जलवायु परिवर्तन पर ओबामा प्रशासन की करीब 6 नीतियों पर असर पड़ रहा है। इनमें सबसे पहले है ओबामा का क्लाइमेट एक्शन प्लान। दरअसल 2013 में जारी ओबामा के क्लाइमेट एक्शन प्लान में 3 बातों पर खास तवज्जो थी। अमेरिका में कार्बन प्रदूषण में कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों पर अमेरिका को एक वैश्विक नेता बनाना इसमें शामिल था। इसके अलावा इस नीति में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, मीथेन पर व्यापक रणनीति और जंगलों को बचाने के प्रयास शामिल थे। ट्रंप के कार्यकारी आदेश ने इस नीति को रद्द कर दिया है। अगर आप कुछ साल पहले देखें, जब पिछली प्रेसिडेंसी थी यूएस में, जो डिसीजंस लिए गए थे वो प्रो क्लाइमेट पॉलिसी की तरफ थे। अब सडनली न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उनके मे बी मैंडेट्स अलग हैं, उनके मैनिफेस्टोज अलग हैं, तो बेस्ड ऑन दैट उनके डिसीजंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं और वो दिख भी रहे हैं कि वो चेंज हो रहे हैं एक किसी डायरेक्शन में। शायद करंट गवर्नमेंट का जो यूएस में है उनका इंक्लिनेशन क्लाइमेट चेंज इश्यूज की तरफ कम है, इसीलिए मे बी डिसीजंस लिए गए हैं। जो ओबामा काल की दूसरी नीति है जलवायु परिवर्तन पर 2013 का कार्यकारी आदेश। 2013 में बराक ओबामा ने अमेरिकी संघीय सरकार को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए तैयार रहने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसके तहत काउंसिल ऑन क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस का गठन किया गया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की निगरानी करने का जिम्मा मिला। इसमें सरकार और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को राज्यों की टास्क फोर्स और स्थानीय और जनजातीय नेताओं के साथ मिलकर काम करने का जिम्मा मिला। तीसरी नीति है ओबामा का क्लीन पावर प्लान। 2015 की इस नीति के तहत अमेरिका के पावर प्लांटों से कार्बन प्रदूषण को कम करने का फैसला किया गया। इसके तहत 2030 तक 2005 के स्तर से 32% ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। हालांकि कोलंबिया जिला अदालत में मामला लंबित होने के कारण ये नीति लागू नहीं हो पाई। प्लांट्स को ये बेसिकली ये जो रेगुलेशन डाला गया था पावर प्लांट्स में एमिशन कंट्रोल के लिए, वो इसको हटा देते हैं। तो उसका मतलब सीधा सा समझ आता है कि वो अब पावर प्लांट्स को अलाउ करेंगे एमिट करने के लिए। तो एमिशंस जो कंट्रोल करने वाला था यूनाइटेड स्टेट्स, वो उस हद तक होगा नहीं, क्योंकि आप अब अलाउ कर रहे हैं लोगों को एमिट करने के लिए। दूसरी पॉलिसी में चेंज जो वो लेके आए हैं कि बेसिकली लीजिंग जो है कोल माइनिंग के लिए ऑन लैंड, फेडरल लैंड पे, वो उसको रिमूव करने वाले थे, जो रेगुलेशन जो बैन लगा था। इसके अलावा संघीय कोयला कार्यक्रम पर अधिस्थगन की नीति को भी रद्द कर दिया गया है। ओबामा प्रशासन ने 2016 में सरकारी जमीनों पर कोयले के पट्टों पर रोक लगा दी थी। हालांकि इस कदम का पहले से जारी पट्टों पर प्रभाव नहीं पड़ा, पर नए पट्टों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। पावर प्लांट एमिशंस से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, उसको रोकने के लिए क्लीन पावर प्लान लाए थे, जिसमें कि पावर प्लांट्स पे
कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स लगाए गए थे, वो भी इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्होंने रिव्यू कर रहे हैं। तो ये जो और भी जो जितनी भी एजेंसीज़ हैं उन सबको कहा है कि जो भी यूएस की एनर्जी इंडिपेंडेंस पे इम्पैक्ट होता है वो उन सब ऑर्डर्स को वो रिव्यू करेंगे। ओबामा ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया था। इसके लिए 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति की ओर से ज्ञापन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और योजनाओं के संदर्भ में संघीय सरकार की नीति कुछ इस तरह की है जिसमें जलवायु परिवर्तन के मौजूदा प्रभाव और आने वाले दशकों के अनुमानों को पहचानने पर जोर है। ट्रंप ने इस ज्ञापन को रद्द कर दिया। ओबामा शासनकाल में वाटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नाम से एक महत्वपूर्ण नीति जारी की गई। 2015 के इस नियम के मुताबिक अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को झीलों और झरनों को बचाने का जिम्मा दिया गया। इस नियम के तहत सरकार को तालाबों और दूसरे जलाशयों को प्रदूषण से बचाने का अधिकार भी मिला था। ट्रंप ने ये नीति भी रद्द कर दी है। इन तमाम नियमों में सबसे ज्यादा चिंता ओबामा के स्वच्छ ऊर्जा योजना के रद्द होने पर जताई जा रही है। दरअसल इसी योजना के तहत पेरिस समझौते के आधार पर अमेरिका के सभी राज्यों को कार्बन उत्सर्जन की सीमा को घटाना था। हाल ही में ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन का विरोध करने वाले स्कॉट प्यूरिट को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। ट्रंप पर उनके जरिए ओबामा की जलवायु परिवर्तन नीतियों को मनमाने ढंग से पलटने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2 जून 2014 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2030 तक मौजूदा बिजली संयंत्रों से होने वाले कार्बन प्रदूषण में 30% की कटौती के नए नियमों की घोषणा की थी। इसके बाद पेरिस समझौते से पहले अमेरिका ने 2030 तक 2005 के स्तर से 28% तक कार्बन कटौती पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन अब अमेरिका इस अमेरिकी की जो रजामंदी थी उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर क्यों जरूरी है पेरिस समझौते के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कार्बन उत्सर्जन पर पूरी दुनिया में चिंता है। ट्रंप के ओबामा कार्यकाल की पर्यावरण नीतियों को खारिज करना चिंता को और बढ़ा रहा है, लेकिन ये चिंता कई मायनों में वाजिब और लाजमी लगती है। दरअसल अमेरिका दुनिया में अकेले 16% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का जिम्मेदार है। अमेरिका की 2030 तक 28% की कटौती के लिए हामी भरना पेरिस समझौते की सफलता का मूल माना गया, लेकिन अब ये खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। चिंता इस बात की है कि अगर अमेरिका अपने वादे से पीछे हटा तो उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार बाकी देश भी इस बारे में दोबारा सोच सकते हैं। उत्सर्जन को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच टकराव वैसे भी नया नहीं है। अमेरिका के भीतर की बात की जाए तो ओबामा के वक्त की पर्यावरण नीतियों को खुद अमेरिका के लिए अच्छा माना गया। इस वक्त अमेरिका में प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की बात की जाए तो वहां इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार बिजली है, जिसकी प्रदूषण फैलाने में हिस्सेदारी 31% है। इसके लिए कोयला की सबसे ज्यादा खपत होती है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का नंबर आता है जो 27% हिस्सेदार है। उद्योग 31%, व्यावसायिक और घरेलू इस्तेमाल से 12% प्रदूषण फैलता है तो 9% प्रदूषण खेती के कारण होता है। अमेरिका में प्रदूषण फैलाने वाली गैसों में सबसे ज्यादा 82% हिस्सेदारी कार्बन डाइऑक्साइड की है। ऐसे में अगर ट्रंप ओबामा की नीतियों को रद्द करने का फैसला वापस नहीं लेते तो उन पर एक वैकल्पिक और बेहतर पर्यावरण नीति बनाने का दबाव होगा, लेकिन चुनावी अभियानों से लेकर अब तक उनके तेवर देखते हुए ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वे जलवायु परिवर्तन पर चिंताओं को सिरे से खारिज करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल ट्रंप के ताजा फैसले का असर बहुत बड़ा है। कोई 1.5 साल पहले दुनिया के तमाम देशों ने एकजुट होकर जलवायु परिवर्तन से मुठभेड़ का वादा किया था। पेरिस के इस जलवायु सम्मेलन को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना गया। आपसी सहमति से 196 देश और संगठनों ने इस दिशा में कदम उठाने की बात कही थी। अमेरिका उनमें से एक था। अब भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति नई राह चलने की बात कह रहे हों, लेकिन पेरिस सम्मेलन में क्या वादे हुए थे और क्या था उस सम्मेलन का लब्बो-लुआब, आइए जानते हैं।
ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जब पेरिस में 21वें जलवायु सम्मेलन पर 196 देशों ने सहमति जाहिर की थी। हर मुल्क ने इस समझौते को स्वीकार किया और माना कि आने वाले दिनों में अगर धरती को बचाना है तो कुछ ठोस रोड मैप पर आगे बढ़ना होगा। मेजबान देश फ्रांस ने जब मसौदा पेश किया तो अमेरिका समेत तमाम मुल्कों ने इस पर सहमति जताई। इस मसौदे में वैश्विक तापमान में वृद्धि दर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का फैसला किया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब दुनिया के इतने सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर एक समझौते के तहत काम करने को तैयार हुए। लिहाजा दुनिया के तमाम जानकारों ने इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया। पेरिस एग्रीमेंट में 197 जो देश थे उन्होंने मिलके काफ़ी दशकों के बाद वार्तालाप करने के बाद ये एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ये पहला एग्रीमेंट था कि सभी देश अपनी क्षमता के अनुसार एक्शंस लेंगे और धीरे एक्शंस लेंगे और हर 5 साल बाद जो अपने एक्शंस हैं उनको रिव्यू करेंगे और जैसे साइंस की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस को बढ़ाएंगे ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। समझौते के तहत वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना सबसे अहम था। साथ ही ये भी कहा गया कि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने की कोशिश होनी चाहिए। लक्ष्य ये भी बनाया गया कि मानवीय गतिविधियों के जरिए उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों को उस स्तर तक सीमित रखा जाए जितना पेड़ पौधे, जमीन और समंदर प्राकृतिक तौर पर अपना सकें। इसके लिए 2050 से 2100 के बीच शुरुआत करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई। हर एक देश में उत्सर्जन को हर 5 साल में मापा जाए ताकि वहां की चुनौतियों से निजात मिल सके और वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढल सकें। 2023 के बाद मापन का ये काम शुरू किया जाएगा। धनी देशों को गरीब देशों की वित्तीय मदद करने के लिए तैयार किया गया ताकि वो नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ सकें। शुरुआत में $100 अरब का कोष बनाने का लक्ष्य रखा गया और 2025 के बाद इसे और बढ़ाने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई। हर देश को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मापन करना होगा ताकि दोहरे मापन से बचा जा सके। हालांकि पेरिस समझौता अंतर्राष्ट्रीय कायदों के मुताबिक है, लेकिन इसके बहुत ही कम ऐसे प्रावधान हैं जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट को माना जा रहा था कि एक बहुत रोबस्ट एग्रीमेंट है जिसमें 196 कंट्रीज जो हैं उन्होंने साइन ऑफ किया है, एग्रीमेंट रैटिफाइड है। तो बेसिकली कुछ सोल्यूशन क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन का निकलेगा, बट जो है अगर देखा जाए तो ये ग्लोबल एग्रीमेंट भी प्लेज एंड रिव्यू बेसिस पे था कि कंट्रीज अपने हिसाब से अपना असेसमेंट करके बता सकती हैं वो कितना कर सकती हैं। तो वो ये भी काफी नहीं था। इससे पहले 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में चुनिंदा देशों को शामिल किया गया था, जिससे अमेरिका बाहर आ गया और बाद में कई देशों ने इस समझौते को तोड़ दिया। लिहाजा पेरिस सम्मेलन से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इसके तहत 2017 के अंत तक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की 7 बड़ी परियोजना दुनिया भर में शुरू करने का लक्ष्य बनाया गया है, जबकि 15 ऐसी परियोजनाओं पर अब भी काम चल रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों ने इस दिशा में गंभीर कदम उठाने का वादा किया था। मेजबान देश फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने उस वक्त भारत को रजामंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन किया। कुछ आपत्तियों के बाद भारत ने इसे मंजूरी दे दी, लेकिन दुनिया भर में पेरिस समझौते के तहत काम करने की रफ्तार उम्मीद से धीमी है। उसको 2 डिग्री से कम रखने के लिए आपको जो एमिशन लेवल्स हैं वो पीक कर जाने चाहिए फिलहाल 2020-2030 के बीच में, और जो एमिशन लेवल्स जो हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे होने चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस के। तो इसको सब कंट्रीज ने अग्री किया, इंक्लूडिंग द यूएस। अब अगर आपको इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करना है तो यूएस को भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे होने की ज़रूरत है, प्लस मेनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिसमें हमें भी कुछ जगहों पे अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चले COP21 सम्मेलन में जो लक्ष्य बनाए गए थे उस पर काम की रफ्तार अगर धीमी रही तो आने वाले दिनों में फिर से सारे देशों को एकजुट होना होगा। समझौता 2020 से लागू होगा। ऐसे में दुनिया के सामने महज 2.5 साल का वक्त रह गया है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
पेरिस समझौते में जो चिंता जताई गई उस पर दशकों से पर्यावरणविदों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक कोई भी करार अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। यही वजह है कि लोगों को पेरिस सम्मेलन से आज भी ज्यादा उम्मीदें हैं। दुनिया में लगातार बढ़ रहे तापमान से हर मुल्क परेशान है। कहीं बेमौसम बारिश और बाढ़, तो कहीं हिमपात, कहीं सूखा और अकाल, तो कहीं पिघलते ग्लेशियर। ऐसी तस्वीरें हमें बता रही हैं कि जलवायु परिवर्तन इस समय दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक है। इस पर बहस कोई नई नहीं है। दशकों से पूरी दुनिया में इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। 2015 में पर्यावरण दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने इसे थीम बनाया था। यूएन ने धरती को बचाने की थीम चुनकर दुनिया को आगाह किया कि धरती है तो हम हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते पर्यावरणविदों के बीच खासी चिंता देखी जा रही है। टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर की वजह से दिल्ली जैसी जगह में अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग जो हैं अपना एसी जो हैं जो मंथ अप्रैल में शुरू करते थे वो मार्च में शुरू करेंगे, तो एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगा। जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो बेसिकली किसी टेम्परेचर के बीच में ग्रो करते हैं कि वो कितने टेम्परेचर्स को विदस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर वो टेम्परेचर्स 5-6 डिग्री राइज कर जाएंगे तो आपके क्रॉप का जो पैदावार है उसमें फर्क आ जाएगा। बढ़ते वैश्विक तापमान के खतरे को दुनिया ने महसूस किया, कुछ कदम भी उठाए गए। 2015 में पेरिस में 196 देशों ने मिलकर इस दिशा में मजबूत कदम उठाने पर सहमति बनाई। तय हुआ कि इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के स्तर पर लाया जाएगा। इसके बाद भारत समेत कई देशों ने कार्बन कटौती की घोषणा की। सभी देशों का इम्पैक्ट कर रहा है, डेवलपिंग सारे देशों का इम्पैक्ट कर रहा है। इसमें हमारे जैसे डेवलपिंग देश जो हैं इंडिया की तरह, उसमें इम्पैक्ट और ज़्यादा होता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से एग्रीकल्चर सेक्टर पे, वाटर सेक्टर पे, जो हमारे साइक्लोन्स और फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती है। हेल्थ सेक्टर पे, तो हर एक सेक्टर पे इम्पैक्ट होता है। हालांकि चिंता अब भी बरकरार है। पेरिस समझौते से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते हुए, लेकिन लक्ष्य से हम आज भी दूर खड़े हैं। 1979 में पहला विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ। 1988 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और इसमें कई बिंदुओं पर 172 देशों के बीच साझा सहमति बनी। इस बीच 1994 में 2 साल की मशक्कत के बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अस्तित्व में आया और 1997 में जापान के क्योटो शहर में बेहद अहम करार हुआ। लेकिन लंबी खींचतान के बाद ये 2005 में जाकर प्रभावी हो पाया। 2009 में कोपेनहेगन में इस दिशा में बेहद अहम करार हुआ, लेकिन ये भी असफल साबित हुआ। 2010 में कानकून में फिर से कार्बन उत्सर्जन को लेकर समझौता हुआ और 2011 में डरबन में कोई टारगेट नहीं दिया गया किसी देश को। सो सब देश खुद डिसाइड करेंगे कि कितना कार्बन उत्सर्जन वो कम करेंगे। कोई ग्लोबल टारगेट नहीं है, जबकि हमें मालूम है, साइंस जो है, जो क्लाइमेट साइंस है, वो बड़ा क्लियरली हमें बताता है कि अगर हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर को के इंक्रीज तक रखना चाहते हैं या विश्व का जो तापमान है वो 2 डिग्री के कम रखना चाहते हैं, तो हम कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। ये साइंस सबको मालूम है, तो हमें टारगेट मालूम है, लेकिन पूरे पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट की बात ही नहीं हुई है। समझौता दर समझौता होता गया और लक्ष्य से हमारी दूरी बनी रही। न कार्बन का उत्सर्जन सुरक्षित स्तर तक कम हुआ और न ही हमारी चिंता। 2012 में जब दोहा बैठक में क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया तो ये बात दोहराई गई कि 2020 तक हम लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी 2 बैठकें हो चुकी हैं और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है कि टलता ही नहीं। बार बार ये लक्ष्य बनाया गया कि हम तापमान में हो रही वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकेंगे, लेकिन इस वक्त 6 डिग्री का दर जारी है। अगर इस लिहाज से तापमान बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये दुनिया जीने लायक नहीं रह जाएगी। अभी तो हमारी जो तापमान है विश्व की वो कोई 1 डिग्री बढ़ी है और भारत में ये तापमान कोई 1.2 डिग्री बढ़ी है।
आप सोचिए, जो अभी 1 डिग्री पे जब ये हालत है, तो जब तापमान 1.5 डिग्री बढ़ जाएगी, और 1.5 डिग्री बढ़ने की बात हम कर रहे हैं कोई 2025 तक, और अगर 2 डिग्री बढ़ी तो फिर क्या होगा। तो क्लाइमेट चेंज पूरे पृथ्वी पे बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सारे देश को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। बढ़ते तापमान का दंश हर देश को झेलना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से न सिर्फ गर्म हवा के थपेड़े बढ़ेंगे, बल्कि इस शताब्दी के खात्मे तक समुद्र में जलस्तर 82 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा और इससे तटीय इलाके डूब सकते हैं। इन सब के बावजूद विकसित और विकासशील देशों के बीच इस बात को लेकर तकरार आज भी जारी है कि क्या दोनों समान दरों से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।